एक बार जरा रिवाइज कर लें क्या बात हो रही थी। तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन या स्टूडेंट्स, बात आ रही है मेरी? जी सर जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं कल से रिलेटेड? आगे चलें सर, तो बता देगा कहाँ तक बात पहुंची थी, क्या बात हो रही थी। हम एक रेट कैलकुलेट करने लगे थे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट का। पता ये चला था कि इस सिचुएशन में हम इकट्ठा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का रेट नहीं निकाल पाएंगे। फिर क्या करने लगे हैं, कॉस्ट कंपोनेंट्स का मीनिंग बता दें। तो मतलब सर जी अब इसका ये है कि अब 3 रेट अलग-अलग निकलेंगे। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, किसकी बजाय क्या निकलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट की बजाय, इकट्ठा पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट की बजाय मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अलग निकलेगा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट अलग निकलेगा, एंड फैक्टरी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अलग निकलेगा। लेकिन क्या इन तीनों को अगर जमा कर दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट रेट आ जाएगा? और सर जी आ जाएगा सर। शुरू करें सर, एक एक लाइन रखते जरा खाली छोड़ के, ये 3 रेट्स निकालो, एक एक लाइन रखते बीच में के लिए। आ जाए सर जी आ जाए। मैंने 35 पे क्लास शुरू की है, आप लोगों ने कहा 40 पे जाया करेंगे। जी कैसे वर्किंग करूं जरा करवा दें। मटेरियल कॉस्ट ढूंढ दो, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्टरी ओवरहेड कॉस्ट, ठीक और 98। ये कॉस्ट आपको कहाँ से मिली है? लेजर की डेबिट साइड से मिली है। तो नया एक काम क्या शुरू हो गया, इकट्ठा लिखने की बजाय अलग-अलग हो गया। दूसरा मसला, क्रेडिट साइड देखें लेजर की, अब एक रिकवरी वैल्यू भी है, इसको माइनस होना है। तो 700 माइनस हो गया मटेरियल में, 700 माइनस हो गया लेबर में, और 700 माइनस हो गया ओवरहेड्स में। सर जी लेस ही होना है यार, लेस होना है, ऐड होना है। सर जी लेस होना है, ऐड होना क्या हो गया? ये ऊपर जब रेट इकट्ठा आ रहा था तो ये तीनों में से माइनस हुआ है। मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों में से माइनस नहीं हुआ सर जी, तीनों में से माइनस नहीं हुआ सर। तो मसला क्या है, एक दफा होना है 3 दफा होना है? तो मैंने भी एक दफा ही किया, मैंने कहाँ 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 से कर दिए? क्या 3 दफा माइनस होना है, ये एक दफा ही माइनस होना है? अब अगर तो इकट्ठा कर देंगे फिर तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से माइनस होना है, लेकिन अगर इसे माइनस करना है किसी एक से तो प्रॉब्लम फिर ये आएगा मटेरियल से माइनस करें, लेबर से या ओवरहेड से। एक दफा होना है, 3 दफा होना है? सही कह रहे हैं आप लोग, नहीं बेटा 3 दफा तो नहीं होना। 2100 माइनस होना है या 700? 2100 हो जाएगा। तो एक तो तरीका बड़ा ये हो सकता है कि मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की कॉस्ट की कोई प्रोपोर्शन बना लिया जाए और प्रोपोर्शनेट डिडक्शन कर दी जाए 700 रुपए की, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है।
आप जहाँ ये वर्किंग्स करें इसके लिए एक लाइन और छोड़ दो नीचे, दो एक दो छोड़ दो, एक सेंटेंस लिख दो। प्रोपोर्शनेट करके भी डिडक्ट किया तो जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर जो आपका है वो बस ये रिक्वायर करता है सेंटेंस लिख दो। रिकवरी वैल्यू, रिकवरी वैल्यू, रिकवरी वैल्यू is deducted from first cost component ब्रैकेट में लिखे which is generally cost component किसे कहते हैं? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को कहते हैं। तो रिकवरी वैल्यू जो आपने फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट से माइनस कर देनी है। अब आम तौर पे जब हम कॉस्ट कंपोनेंट्स बोलते हैं तो पहला लफ्ज क्या ज़हन में आता है? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। तो मेरी इस लाइन का मतलब ये है कि कहाँ से माइनस करना, लेकिन क्या हमेशा मटेरियल से? हमेशा फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट से। तो फिलहाल आपको फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट कौन सा पता है? मटेरियल। लेकिन कुछ दिन अटैच है, समटाइम मटेरियल से पहले भी कुछ होता है, तो वो जो भी होता है वो भी रहने दें। फिलहाल फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट मींस, फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट मींस हाउ मेनी कॉस्ट कंपोनेंट्स? कौन कौन से? तो मींस उसे कहां से 700 माइनस हो गया, लिखें। देन इसके बाद अब आपने बेस बनवानी, और बेस कल शायद हमने कुछ डिस्कस कर लिया था, वो शायद आपने अरेंजमेंट ही करवाना। एक करवा दें, बाकी कीजिएगा। मटेरियल की बेस में 2750 आएगा, 150 आएगा सर, और 700 का 100% आएगा। 700 का 100% क्यों आ रहा है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी मटेरियल के एंगल 100% है। तो ये काइंडली देख के लिख लें। बाकी मेरी रिक्वेस्ट पे काइंडली जरा बाकी दोनों कंपोनेंट्स की भी बेस बनाए। Any confusion please? 700 किस लिए है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस या 100% मटेरियल? सर सारों में यही तो नहीं करेंगे, सारों में वो करेंगे। पेज नंबर 44 देखना है मेरा भाई, इस तरह तो ना करिए। नहीं बेटा, अगर स्क्रैप वैल्यू दी है तो दोनों की है। अगर स्क्रैप वैल्यू दी है तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब है लॉस की वैल्यू, और लॉस में नॉर्मल भी है अब नॉर्मल भी। वेस्टेज हो स्क्रैप वैल्यू हो, दोनों को कवर करेगी। अनलेस ऑफ कोर्स अगर बताया कि नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ये है, अब नॉर्मल की वो है, ये तो ठीक है। अदरवाइज स्क्रैप वेस्टेज वर्ड्स दोनों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वहां स्क्रैप की जगह वेस्टेज वर्ड है, तो वेस्टेज वर्ड दोनों को कवर कर रहा था। तो स्क्रैप मींस ऐसे यूनिट तो खराब हो गए, तो उसमें नॉर्मल भी है अब नॉर्मल भी है। तो बल्कि इससे याद आया, अब बी पार्ट ही करना था। क्वेश्चन का बी पार्ट कंप्लीट हो गया, देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया? प्लस ये स्क्रैप वैल्यू मींस है लॉस की वैल्यू, और लॉस में नॉर्मल भी है अब नॉर्मल भी है। जी सर जी, सेकंड बेस बता दो। 2750 प्लस 150 प्लस 700 इंटू 50%। 2750 प्लस 150 एंड 700 इंटू, अब डेफिनेटली सॉल्व किया जा सकता है, 280 और 350 बन जाएगा, लेकिन कंडी फिलहाल ऐसे ही लिख लो। अब क्लियर हो गया सर? अब बेस में तो नहीं कोई कंफ्यूजन रहेगी। पर यूनिट सॉल्व करें, पर यूनिट सॉल्व कीजिएगा सर। 4.25, 4.25 is material cost per unit, 2.50 is labor cost per unit, and 1.1 is factory overhead cost per unit.
एक टोटल करें और 7.85 का नाम सोचें। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का पर यूनिट प्लस हुआ, तो ये हो जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। Any confusion anywhere, sir? क्या एक नई चीज आपको इस डिस्कशन में पता चली है? अगर कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस सेम ना हो तो फिर कॉस्ट कंपोनेंट्स का रेट अलग अलग कैलकुलेट होगा। जब रेट कैलकुलेट हो जाता है तो कोई नेक्स्ट स्टेप बताएंगे? जब रेट कैलकुलेट हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर कॉस्ट एलोकेट होती है। फिर आप लेजर देखिए ऊपर, जो स्टार्ट में लेजर बनाओ, फाइनली आपको पता है कॉस्ट कहाँ कहाँ एलोकेट होनी है? फिनिश गुड्स पे होनी है, नॉर्मल लॉस पे होनी है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे होनी है। हेडिंग देखिए कॉस्ट एलोकेशन। अब कॉस्ट एलोकेशन करते हुए आपने पर यूनिट देखना है, और बेहतर यही होगा कि पहले बात पूरी समझ लें। बात सिंपल ही है, पता भी आपको है, फिर एक दफा दोबारा फाइनल कर लें। आपके सामने पर यूनिट वाली वर्किंग होनी चाहिए, जो भी हमने थोड़ी देर पहले वो पर यूनिट वर्किंग की। असल में जो बेस में यूनिट सीखे हुए उन्हीं पे कॉस्ट एलोकेट होनी है। पहले तो ये बताएं, सही करो, जो बेस में यूनिट सीखे उन्हीं पे कॉस्ट एलोकेट होनी है। तो बेस में 2750 किसके यूनिट्स है? फिनिश गुड्स के यूनिट्स। ये 2750 जो ये तीनों की बेस में है। तीनों की बेस में होने का मतलब क्या है? 2750 फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के एंगल से फाइनल हो चुके हैं। अब जरा पर यूनिट की वर्किंग देखें। 2750 जो मटेरियल की बेस में है, उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 4.25 से, 2750 मल्टीप्लाई अगर 4.25 किया जाए तो फिनिश गुड्स के यूनिट्स की सारी कॉस्ट आ जाएगी या मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी? मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। प्लस कर दें पर 2750 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करके लेबर कॉस्ट निकाल लें, फिर 2750 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 करके ओवरहेड कॉस्ट निकाल लें। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अगर तीनों की बेस में 2750 नजर आ रहा है तो स्ट्रेट अवे 2750 मल्टीप्लाइड बाय 7.85 भी हो सकता है। हो सकता है सर? लिखें सर। कहाँ देख के मैंने आपको क्या बताया है? पर यूनिट की वर्किंग देख के मैंने आपको कैलकुलेशन का तरीका बताया। अलहदा अलहदा कर सकते थे, क्यों नहीं किया? टाइम वेस्टिंग है। क्या नजर आया? हर बेस में सेम अगर नजर आया तो कंप्लीट विद एवरी रिस्पेक्ट मल्टीप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये आंसर बताओ। 0.5 शायद आ रहा है, तो 185 21588, अब 87 शायद है, 588 कर दूं डबल 8? जी सर, नहीं 7.5 है, 7.5 है सर, 7.5 हो गया, विच मीन्स 8 हो गया। सर जी असल इश्यूज पर टाइम दें। नेक्स्ट बताएं, कॉस्ट किसको एलोकेट होनी है? किसको होनी है सर? एबनॉर्मल लॉस की बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। दोबारा पर यूनिट वर्किंग देखें। क्या तीनों की बेस में 150 एज इट इज आ रहा है? इसका क्या मीनिंग है? क्या एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के एंगल से कंप्लीट हुए हैं?
क्या पहले मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगी, ओवरहेड्स भी लगा और फिर लॉस हुआ है? पेज नंबर 45 पे क्यों है? पेज नंबर 45 के स्टार्ट पे जहां एक इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बना हुआ है, इससे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है। देखिए सर, ये जो लॉस होता है ना, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस भी हो सकता है। मसलन अगर हमें एक क्वेश्चन बताया हो कि 60% स्टेज पे लॉस हो गए, 90% कंप्लीशन पे हो गए, 10% पे हो गए, फिर तो अकॉर्डिंगली जितने परसेंट पे लॉस हुआ होगा वहां तक खर्चा हुआ होगा और अकॉर्डिंगली हम उतना ही खर्चा एलोकेट करेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन ना हो कि लॉस कब हुआ है, किस स्टेज पे हुआ है, तो हम फिर अपनी आसानी के लिए यही अज्यूम करेंगे कि ये एंड ऑफ द प्रोसेस हुआ है, विच मीन्स मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स पूरे लग गए हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि ये 60% पे होता है, तो देन फिर क्या होना चाहिए? 60% बस कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए, और बाकी 40% कॉस्ट क्यों एलोकेट नहीं होनी चाहिए? क्योंकि लॉस अगर आइडेंटिफाई हो गया तो ऑब्वियसली बाद में आप फर्दर उस पर खर्चा करके वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं पता तो व्हाट वी अज्यूम, काइंडली दोबारा पढ़ना। व्हाट वी अज्यूम abnormal loss is at the end of the process। ये वाली बात जो अभी मैंने आज आपके सामने रखी है, ये हम अप्लाई करते जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2 और फिर जो आज बात हुई है। तो पहले जरा एक नजर रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 में नॉर्मल, अब सॉरी एबनॉर्मल लॉस के यूनिट से 100 और ये पूरे यूनिट बेस में आए, पर यूनिट की बेस में। क्या मतलब? क्या वैसे ही बेस में जैसे आउटपुट बेस में आएगी? क्या मतलब? क्या एंड में ही हुआ होगा लॉस? क्वेश्चन नंबर 2 में ढूंढे, प्रोसेस 2 में तो गेन था। आगे चले जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोसेस एक्स और जी दोनों देखें पर यूनिट में। जितने नॉर्मल लॉस के यूनिट उतने ही बेस में नीचे। प्रोसेस एक्स में भी, जी में भी, वाई में गेन था, उसकी अभी बात रहने दो। तो अगर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना मिले, वी अज्यूम के एबनॉर्मल लॉस कब हुआ है? एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, मींस जिस तरह फिनिश गुड्स 100% कंप्लीट हुई हैं, उसी तरह एबनॉर्मल लॉस भी 100% ही कंप्लीट हुआ होगा अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। देयरफॉर क्या इस क्वेश्चन में वापस आ जाए, 150 को वंस अगेन स्ट्रेट अवे 7.85 कर सकता हूँ। वाई? 100% विद रिस्पेक्ट टू एवरी कॉस्ट कंपोनेंट। फिगर आपके पास आ जाए, 1177.58 हो गए। काश हम राउंडिंग ऑफ का खौफ जहन से निकाल सकें। डबल आमीन, सुम्मा आमीन मेरी तरफ से, मतलब फिर आमीन। असल में आपकी जो क्लीन स्लेट है ना, आपका तो जहन ये कहता है आपको कि 2 नंबर ही नहीं, बिल्कुल सही कहता है। बस मेरे जैसे लोग आपको फोर्स करते हैं कि 2 नंबर ही करें। 7.58 कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सारी जिंदगी याद रखना है, सिर्फ एग्जाम हॉल में ये हो सकता है और क्लास में हो सकता है, प्रैक्टिकली ये हरगिज नहीं हो सकता। 7.5 ही रहेगा रियल लाइफ में। वहां नहीं बोलना, कहाँ कहाँ ये कर लेना, क्लास में, घर में, एग्जाम हॉल में। बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हकीकत में वही सच है जो आप कह रहे हैं। ठीक है सर, वहां नहीं बोलना, यहाँ अलाउड है। डन है सर? क्या क्या एलोकेट हो गया, क्या क्या हो गया, क्या रह गया, क्या रह गया? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस करवाना है पहले। 700 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 7.85, कहानी खत्म कर। क्या मसला है? सही बताइएगा, सही बताइएगा। अब मटेरियल की बेस में तो 700 यूनिट्स हैं, 100% हो गए, लेकिन लेबर ओवरहेड्स की बेस में 700 यूनिट्स पूरे के पूरे नहीं है। क्या मजबूरन अब ऐसे ही करना पड़ेगा? बोर्ड पे देखा जरा, 700 मल्टीप्लाइड बाय 100% मल्टीप्लाइड बाय 4.2 हो जाएगा, लेकिन आगे प्लस 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 700 मल्टीप्लाइड बाय क्या देख रहे हैं, कहां से वर्किंग करवा रहे हैं? प्लीज पर यूनिट देखा जा रहा है, पर यूनिट और उसकी बेस देखी जा रही है। 2.5 कर दूं सर, प्लस 700 इंटू 40% इंटू 1.1
क्यों हम इकट्ठा रेट निकालने की पोजीशन में नहीं है? क्योंकि हर कॉस्ट कंपोनेंट की बेस सेम नहीं है, डिफरेंट है। अकॉर्डिंग यहाँ ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। लिख लें, कोई कंफ्यूजन प्लीज नहीं होनी चाहिए। कर ले, फाइनल कर लिख लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप के साथ हैं। ठीक है सर, आप प्लेस करें फिगर। ये फिगर्स आप कहाँ जाएंगे? कहाँ कहाँ कहाँ? प्रोसेस अकाउंट में लेके जाएंगे, टोटल कर। 4158 में क्या क्या चीज कितने कितने परसेंट है? 4158 में क्या क्या चीज कितने परसेंट है? मटेरियल 100% है, लेबर 50% है, और फैक्ट्री रेट 40%। और फिलहाल देयरफॉर 4158 रुपीस का टोटल खर्चा इस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के 700 यूनिट्स पे हो चुका है। प्लेस करें सर। फिनिश गुड्स की टोटल अमाउंट आई है 21588, दूसरी 11178 4158, टोटल करें 27623 27624। किसी को पता है 1 रुपए का फर्क क्यों है? कहाँ कहाँ राउंड ऑफ करना पड़ा? तो वही 0.5 वहाँ है, वहाँ हुआ है। अगर आपका रेट एग्जैक्टली हो और उसके बेस पे एग्जैक्ट फिगर्स आ जाए तो ये हमेशा बैलेंस होगा, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस ही है। इममटेरियल डिफरेंस है जिसपे होपफुली किसी बहस की फर्दर जरूरत नहीं। एनी कंफ्यूजन सर? एनी कंफ्यूजन? यहाँ सिर्फ एक चीज फर्दर एक सामने रखने ले जाए। ये जो सीडी है 700 यूनिट्स एंड 4158 रुपीस, क्या ये सीडी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ब्रॉड डाउन बनेगा? ब्रॉड डाउन बनेगा सर। इस ब्रॉड डाउन में 100% मटेरियल ऑलरेडी है। जब ये कभी ब्रॉड डाउन बनेगा तो इसमें 100% मटेरियल ऑलरेडी शामिल हो गया हुआ है, 50% लेबर भी है, और 40% ओवरहेड्स भी है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इस पे फर्दर मटेरियल नहीं लगना। इस पे अगर 50% लेबर और लग जाए और 60% अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स और इंकर हो जाएं तो क्या ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया है? ये कब होगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होगा। और किस किस का कितना कितना खर्चा होने के बाद? 50% लेबर एंड 60% सॉरी 60% फर्दर ओवरहेड्स लगने से ये फिनिश गुड्स में नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट होगा। ठीक है, कोई और कंफ्यूजन आपके जहन में? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। देन सर इसी डेटा से जरा दो काम करने जरा और सीखना भी हमने। ये पर यूनिट की वर्किंग जरा अपनी सामने रख लो। ये जो पर यूनिट की वर्किंग करते हुए मैंने मटेरियल की बेस में यूनिट्स लिखे हैं, लेबर की बेस में यूनिट्स लिखे हैं, और ओवरहेड्स की बेस में यूनिट्स लिखे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक लिखे हमने, लेकिन एग्जामिनर हमारा ये जो यूनिट्स है बेस के बेस में लिख के हम प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, फिर परसेंटेजेस लगा रहे हैं। एग्जामिनर इस काम के लिए एक टेबल बनवाता है। तो हम कोई नई चीज अगर डिस्कस नहीं करने लगे, यही यूनिट्स मैंने बेस में लिखे हैं, इसी को प्रेजेंट करने के लिए एक टेबल हमसे एग्जामिनर अगर मांगे तो वो टेबल कैसे बनाया जाता है ये जरा हमने डिस्कस करना है। तो नया कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ क्या करने लगा, यूनिट्स को एक टेबल में प्रेजेंट करने का तरीका बताने लगा। हेडिंग बनाया रहे, कौन सा मसला अब रिजॉल्व करने लगे हैं? प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंटेशन
of base of cost components. Cost components means material, लेबर, फैक्ट्री यूनिट्स, उसकी बेस में जो यूनिट्स आपने प्रेजेंट किए हैं वो प्रेजेंटेशन एग्जामिनर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या वो प्रेजेंटेशन कोई गलत वाली बात है? गलत वाली बात नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन एग्जामिनर एक टेबल में आपसे करवाना चाहता है। तो कौन सी प्रॉब्लम हम रिजॉल्व करने की कोशिश करने लगे? बेस में कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस में जो यूनिट्स की प्रेजेंटेशन है उसको कैसे होना चाहिए वो हम काम सीखने लगे। इस टेबल का एक नाम लिखना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब इस नाम में कोई सच डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है हमें। प्रोडक्शन यूनिट्स का मतलब पता? प्रोडक्शन यूनिट्स है, यूनिट्स प्रोड्यूस की बात हो रही है। बाकी इक्विवेलेंट का मीनिंग अभी थोड़े सा टेबल हम बना लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। एक दफा नाम जरा बोल दें टेबल का क्या है। अब अपने सामने दोबारा पर यूनिट वाली वर्किंग रखें। पर यूनिट वाली वर्किंग सर, कितने कॉस्ट कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं? जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स आपने बनाए हुआ करेंगे उतने ही इस टेबल में कॉलम हुआ करेंगे। जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स हुआ करेंगे उतने ही हमारे इस टेबल में कॉलम हुआ करेंगे। किस किस का कॉलम? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री। एक सेकंड ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, स्टार्ट। किन चीजों पे कॉस्ट एलोकेट होनी है? फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स हैं? 750। अब नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स हैं? 150। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं? 700। ये कॉस्ट जिन यूनिट्स पे एलोकेट होनी है ये हमेशा आपको लेजर के क्रेडिट साइड से मिलनी है, एक्सेप्ट ओनली अगर एबनॉर्मल गेन आ जाए। देन अपने सामने दोबारा पर यूनिट रखना है, पर यूनिट वाले रखें। सर जी बना लीजिएगा, क्या हो गया, ये क्या बनाना है, देख के बनाना सर। पर यूनिट की वर्किंग रखने सामने। पर यूनिट की अगर आप वर्किंग देखें तो क्या आपको मटेरियल की बेस में 2750 नजर आ रहा है? लेबर की बेस में नजर आ रहा है? फैक्ट्री की बेस में नजर आ रहा है? तो 2750 तीन दफा क्यों लिखा है? तीनों की बेस में आना है। 150 नजर आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? दोबारा मटेरियल में चले जाए। मटेरियल की बेस में आपको 700 नजर आ रहा है? क्या वो 700 100% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल है? एक सेकंड बोर्ड पे देखें। ये जितनी अभी तक मैंने आपके सामने क्वांटिटीज लिखी हैं क्या ये सब 100% कंप्लीट है? तो अगर क्वांटिटीज 100% कंप्लीट हो तो उनके साथ परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अब लेबर की बेस में 700 यूनिट्स देखें, 700 यूनिट्स कितने परसेंट कंप्लीट है? तो यहाँ हम जरा सॉल्व करके लिखा करेंगे 350 और साथ उसकी परसेंटेज लिख दिया करेंगे। ये परसेंटेज कब लिखा करेंगे? जब लेस देन 100% कंप्लीशन होगी। और अगर 100% कंप्लीशन है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व किया मैंने, 700 इंटू 50%, 350 लिखा और उसकी परसेंटेज साथ लिख दी। आखिरी कॉलम में जरा बताएंगे कैसे लिखा? 280 और उसके साथ 40%। सबको क्या हो गया प्लीज? अब टेबल बना लें और फाइनली इसका एक टोटल कर लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा साथ है।
अब डेफिनेटली इस वक्त हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो पर यूनिट कैलकुलेट करते हुए भी बेस में यूनिट्स प्लस किए हैं, फिर टेबल मैंने बनाना शुरू कर दिए। ऐसा ऐसा कोशिश करेंगे कि पहले टेबल बन जाए और फिर इस टेबल में जो टोटल आए उसी को यूज करके पर यूनिट की वर्किंग में इस्तेमाल कर लिया जाए। दोनों काम करने जरूरी नहीं है, सिर्फ अगर टेबल बनाना आ गया ऐसा ऐसा तो फिर हम टेबल ही बनाया करेंगे। टोटल कर देना, 3600 का मीनिंग बताना अपना। ये रुपए है या यूनिट है? ये रुपीज है या यूनिट्स है? तो मटेरियल के कॉलम में 3600 का मतलब क्या मटेरियल के 16,000 रुपए 3600 यूनिट्स पे डिवाइड होने चाहिए? क्या लेबर के रुपए 3250 पे डिवाइड होने चाहिए? और फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेस में 3180 यूनिट्स डिवाइड होने चाहिए। ये हमने क्या फाइंड आउट किए? बेस के यूनिट्स फाइंड आउट किए। अब यहां से जरा एक दफा दोबारा रेपिटेशन नजर आएगी आपको, लेकिन मेरे ख्याल जरा सही करना जरा। अब मैं जब यहाँ से पर यूनिट की अगर वर्किंग करना चाहूँ तो मटेरियल की वर्किंग कैसे करूँ? रिपीट करवा दें एक सेकंड। 16,000 माइनस डिवाइडेड बाय 3600। एक मिनट आंसर सॉल्व करें पहले। क्या आंसर वही आएगा? सिर्फ क्या समझा हमने, नई चीज क्या समझी? तो वो जो बेस है उसको बेस में प्लस प्लस करके लिखने की बजाय टेबल में बना दिया करेंगे और वहां से फिर बेस यूज कर दिया करेंगे। बाकी भी कंडीशनों पूरे करें। जी फाइनली आंसर ऑब्वियसली वही है। वहां जो बेस में प्लस करके टोटल हो रहा था वो हमने एज इट इज पहले टोटल कर लिया। चेक कर ले, बहरहाल आंसर डिफरेंट तो नहीं हो गया। अगर नोट कर लिया तो बता दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स लिख ले प्लीज। चले सर, अगर ये टेबल बना लिया जाए और पर यूनिट बना लिया जाए तो फिर कॉस्ट एलोकेशन कैसे होगी? ये भी जरा एक दफा दोबारा लिख के रिपीट कर लें। मतलब अगर ये टेबल बन गया है, पर यूनिट आ गया है टेबल की बेस पे, तब कॉस्ट एलोकेशन करने का तरीका फिर क्या होगा? ये भी अब जरा असल चीज यही है जो नहीं कि कहाँ देख के क्या करना है। तो अपने सामने अपने सामने अब आपने एलोकेशन इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट रखना जरा। कॉस्ट कहाँ कहाँ एलोकेट होनी है सर? वाइंड अप करो। फिनिश गुड्स, ठहरे 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 एक मिनट। फिनिश गुड्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल सामने रखें। ये पता चल जाएगा मैं जब इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बोल रहा हूँ किस चीज की बात कर रहा हूँ? लेजर कह रहा हूँ। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल 2750 नजर आ रहा है? हर कॉलम में सेम नजर आ रहा है? क्या मतलब हर कॉलम में अगर सेम नजर आ रहा है? क्या सबके एंगल से 100% है? तो मल्टीप्लाई 7.85 ठीक है।
अब नॉर्मल लॉस उधर ही है, इक्विटी यूनिट्स का टेबल हर कॉलम में सेम नजर आ रहा है, क्या करूं? 150 into 7.85 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस रिवाइज करना है, 700 सेम नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है, 700 किस कॉलम में नजर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय हो गया मटेरियल का रेट, 350 कहाँ नजर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय हो गया लेबर रेट, 240 कहाँ नजर आ रहा है, 280 कहाँ नजर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 1.1। तो इसको अलग अलग क्यों करना पड़ा? हर कॉस्ट कंपोनेंट के एंगल से यूनिट्स डिफरेंट है। देखें तो ये मैंने वर्किंग कहाँ से देख के किया, सॉरी एक लास्ट चीज बता दूं, इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर यूनिट। तो फाइनली इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर यूनिट की वर्किंग हम कॉस्ट एलोकेशन करते हुए इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट की वर्किंग देख के कर लिया करेंगे। टू 1588 1178 4158। डेफिनेटली मैंने 2 दफा वर्किंग्स की हैं, क्वेश्चंस करते हुए इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल पहले बना के फिर ही पर यूनिट की बेस पे कॉस्ट एलोकेशन किया करेंगे। रजिस्टर का एक नया पेज आगे निकालो। एनी फाइनली कंफ्यूजन? जानले स्टूडेंट्स फ्रेंड। नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक जरा चीज रिवाइज भी कर लें और बीच में एक नई चीज ऐड कर लें। एक थोड़ा सा डाटा लिखिएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की एक वर्किंग करवानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डालना। ओपनिंग स्टॉक, एक मिनट साथ साथ डाटा लिखते जाओ। लेट्स से ओपनिंग स्टॉक के 10,000 यूनिट्स हैं। ओपनिंग स्टॉक के सपोज 10,000 यूनिट्स हैं और इन 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट है 1 मिलियन। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से बात कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्लस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सपोज 70,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए और उनको बनाने में 84 लाख रुपीस कॉस्ट आई है। 84 लाख रुपीस क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और कितने यूनिट्स बने हैं? और लेट्स अज्यूम 8,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के बच गए। यहाँ तक जरा नोट कर लें।
आपने मुझे इन 8000 यूनिट्स की कॉस्ट बतानी करें बच्चे। आपको किसने बताया कि फाइफो से करनी है? नहीं, क्या अभी क्वेश्चन रेलिवेंट है कि फाइफो से करें या वेटेड एवरेज से? नहीं, मतलब दोनों तरह से हो सकती है। क्या वेटेड एवरेज भी अप्लाई हो सकता है? ओपनिंग स्टॉक अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अमाउंट डिवाइड बाय फार्मूला डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन के यूनिट्स। अगर ओपनिंग स्टॉक ना होता तो फिर फाइफो लगाते या वेटेड एवरेज? अगर ओपनिंग स्टॉक ना होता तो फिर शायद ये बहस की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो फिर क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि फाइफो अप्लाई होना है या वेटेड एवरेज। अब पहले करें फाइफो से। आपने जो वर्किंग कर ली है वो फाइफो से की, लेकिन अब लिख के करना। फाइफो में अगर वर्किंग करनी हो तो ये कॉन्सेप्ट सही क्लियर रखें, ठीक है वो आसान सी बात हो जाएगी यहाँ, लेकिन गेम हो जाती है। सबसे पहले यूनिट सोल्ड ढूंढना जरा। आसान सा मैंने डाटा लिखा 10,000 प्लस 70 80 हो गया। 8,000 बचे, कितने यूनिट्स बिके होंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करें। 72,000 में पहले कौन से बिक गए होंगे? तो 8,000 कहाँ से बचे होंगे? वर्किंग कैसे करूं? 84 लाख डिवाइडेड बाय 70,000 multiplied by 8,000 is equal to 9,60,000 पर यूनिट। आप वहां से निकाल रहे हैं जहां से यूनिट्स बचे हैं। इस रेट की वर्किंग में ओपनिंग क्यों कंसिडर नहीं किया? क्योंकि वहां से यूनिट्स बचे ही नहीं हैं। फाइफो में जहां जहां से स्टॉक बचे वहां वहां से रेट निकालें, और हमारे इस केस में प्रोडक्शन में से स्टॉक बच रहा है। 960 ओके हो गया। अब 960 लिख के कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइनल करें। ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक की अब अमाउंट आ गई है 9,60,000। $84,40,000 ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ सेल तो निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर हो गया प्लीज? लेकिन इस वक्त सर ये मैंने बात होपफुली आपको याद आएगा, ये बातें तो पहले भी हुई हैं। अभी पहले हुई सर ये बात, आज हो गई है सर, आ गया सर। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल आई है इसका सर एक स्टार लगाएं। इस वक्त कॉस्ट ऑफ सेल आई है, ये आपने ओपनिंग में पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड की है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो आंसर आया। लेकिन इसी डेटा से ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये डायरेक्टली भी आ सकती है। कैसे? जरा बात पहले सुनिएगा। इस वक्त इस बात करने का मकसद ये था जो मैं अभी करने लगा हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर अभी आपने कैलकुलेट की है, ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग, एक बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट की है। ये डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो सकती है। कैसे? 72,000 यूनिट सेल हुए। क्या आपको पता है कौन कौन से यूनिट सेल हुए? क्या 10,000 सेल हो गए हैं सर? उन 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट है 1 मिलियन। पीरियड के स्टार्ट में ओपनिंग थे लेकिन अब वो सेल हो गए हैं, तो 10,000 यूनिट्स जो ओपनिंग वाले सेल हुए उनकी कॉस्ट तो 1 मिलियन है। टोटल कितने सेल हुए? 72,000। 10 ओपनिंग वाले अगर हैं तो रिमेनिंग कितने बचे हैं? 62,000 कहां से सेल हुए होंगे? तो 70,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है? 84 लाख डिवाइडेड बाय 70,000 मल्टीप्लाइड बाय बताना है प्लीज। 72,000 क्यों नहीं? 10 ओपनिंग वाले और यहाँ से 62,000 स्टॉक का यूनिट्स बिके हैं। आंसर बताइएगा जरा ये दूसरा। सेवन डबल फोर 0,000 74,40,000 रुपीज है यार। ये मैंने आपके सामने किया क्या है?
नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं? 72,000। कहाँ से बिके हैं अकॉर्डिंग टू FIFO? कहाँ से बिके हैं? ओपनिंग वाले सारे बिकने का मतलब है 10 लाख का कॉस्ट ऑफ सेल है। उन 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल 1 मिलियन रुपीज है। 62,000 यूनिट्स कहाँ से बिके हैं? तो मैंने वहां से रेट निकाला है प्रोडक्शन से और मल्टीप्लाइड बाय 62,000 करके 62,000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट कर ली है। इन दोनों को जरा सम करें, इन दोनों को सम करें। क्या इस तरह भी कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है? किस तरह? क्या आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से यूनिट्स बिक गए हैं और जो यूनिट्स बिक गए हैं उनकी कॉस्ट वहां से उठा लें और अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लें। तो इसको जरा और करके लिख लें। क्लियर हो गया प्लीज? तो नॉर्मल वे तो यही है कि पहले क्लोजिंग निकाल लें फिर कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लें, लेकिन अगर कभी डायरेक्टली जरूरत पड़े तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच सकते हैं अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से यूनिट्स बिके हैं और उन यूनिट्स की रिस्पेक्टिव कॉस्ट क्या है। एनी कंफ्यूजन बना जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? किसको? किसकी? सर जी जान दे, सही क्या मजाक कर रहे हैं सर जी? क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल के यूनिट्स कितने कितने यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल है? वो जानने दे यार, 72,000 ही है। खुदा का नाम सर, आपका दिल वेटेड एवरेज को करने को कर रहा है, मैं भी करने लगा। आपने वेटेड एवरेज किया हुआ है, हालांकि अभी FIFO हो रहा है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने मेरे भाई? तो 72,000 यूनिट्स की कॉस्ट ये है 8440000। अगर आप 10 लाख और 84 लाख का प्लस करेंगे 94 लाख, तो 80,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है ओपनिंग मिला के। तो FIFO से कर रहे हैं वेटेड एवरेज से कर रहे हैं? तो FIFO में क्या होता है? क्या जहां से दिल करे रेट निकालना? FIFO में क्या होता है? जहां से बिके हैं वहां से रेट निकालना। ठीक है सर? जी सर जी, वेटेड एवरेज लिखे सर। मिक्स कर रहे हैं सर, ये वेटेड एवरेज कर लिया आपने? जी सर, ये वेटेड एवरेज से अगर यही डाटा हो, यही डाटा कौन सा डाटा, बल्कि इस तरह का दोबारा सॉरी ये डाटा लिखेगा फिगर सामने आ, ये जितना मैंने पहले इनिशियली डाटा लिखा था उसको दोबारा लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर चेंज आएगी। ओपनिंग स्टॉक, ये दोबारा जरा डाटा लिखिएगा। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स 10,000, खर्चा 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड cost of goods manufactured 70,000 units, ₹84 lakh post cost, closing stock क्वांटिटी सेम है। अब आपने मुझे इन 8,000 यूनिट्स की जो स्टॉक में बचे हैं बाय यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट बतानी है। मिक्स काइंडली ना कीजिएगा। FIFO अगर है तो ये ढूंढना है कि स्टॉक कहाँ से बचा है, और वेटेड एवरेज अगर है तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये देखें स्टॉक कहाँ से बचा है। आपने सिंपली पहले एक वेटेड एवरेज का रेट निकाल देना है। किसी के ज़हन में फार्मूला आ गया क्या? ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 10 लाख, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स
प्लस 70,000 जो भी रेट आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, 117.5 शायद, जो भी रेट आएगा उसका करेंगे क्या, अगर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड 9,40,000। FIFO वेटेड एवरेज में आंसर सेम आता है, सही कौन सा है, FIFO या वेटेड एवरेज, दोनों एक्सेप्टेबल है। आपने क्या ढूंढना है कि अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है तो एग्जामिनर ने कौन सा मेथड कहा है, नहीं होगा कभी तो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक अगर हो तो फिर जरूरत पड़ेगी FIFO वेटेड एवरेज की, जरा कॉस्ट ऑफ सेल अकॉर्डिंगली निकालना जरा। 960 सॉरी 940 फाइनल हो गया, 940 रेट निकाला मैंने और मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स करके अमाउंट निकाल ली है। बैलेंसिंग फिगर के तौर पर अगर देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या बनती है, 8460,000। कैसे है ये फिगर 8460,000? ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग, इसके साथ भी एक स्टार लगाएं। क्या कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्टली भी आ सकती है, वेटेड एवरेज में बड़ा जरा आसान है, कंपैरेटिवली बोर्ड की तरह देखिएगा, ये जो रेट आया है अगर यही रेट आप क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट आ गई, और यही रेट अगर वेटेड एवरेज में आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लीज बोलेंगे क्या कहा मैंने, वेटेड एवरेज रेट, एक सेकंड में वर्किंग सामने लिखता हूँ, वेटेड एवरेज रेट अगर कैलकुलेट करके आप क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी, और यही रेट कैलकुलेट करके अगर आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट भी आ जाएगी। लेकिन ये किस मेथड में बात हो रही है, वेटेड एवरेज में। FIFO में आपको अलग-अलग कंसिडर करना पड़ेगा कि कहां-कहां से यूनिट्स बिके हैं और अकॉर्डिंगली वहां से कॉस्ट ऑफ सेल इकट्ठी करनी पड़ेगी। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड कंपैरेटिवली इस एंगल से सिंपल है कि जो रेट आ जाए वो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई होकर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी आ जाएगी, और वही रेट अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर भी आ सकती है। चेक प्लीज करें, आ गई है। तो ये जो मैंने आपके सामने आज डिस्कशन रखी है, इसमें ये जो मैंने और वेज बताया FIFO वेटेड एवरेज में, ये कर ली, दोबारा रिवाइज भी करना, मेरी किसी बात में अगर कंफ्यूजन है तो बता दो। यकीनन स्टेट वर्किंग भी हो जाती है लेकिन ऑल्टरनेट भी वर्किंग पॉसिबल है, एक नजर रिवाइज करना, कोई मेरी बात में कंफ्यूजन रहेगी तो बता दो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करना। जी चले फिर आगे, कोई अगर मसला नहीं, नोट कर लिया, पेज 46 पे आ जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट चले आगे। पेज 46 के मिड में एक क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा है। आज नई डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोडक्शन डाटा ऑफ ABC कॉर्पोरेशन मिल गया फॉर मई 2019 मई 2019 इज गिवन बिलो। एक मंथ के एंगल से बहस हो रही है। स्टार्टेड इन मई, कंप्लीटेड इन मई, मीनिंग
ओपनिंग क्लोजिंग, स्टार्टेड इन में ओपनिंग हो गया, कंप्लीटेड इन में क्लोजिंग हो गया, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इनपुट आ गई, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस आउटपुट आ गई। तो जाने दे गुस्सा है। मई का महीना है सर, स्टार्टेड इन में इनपुट आ गई, कंप्लीटेड इन में आउटपुट आ गई, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 31 मई का वर्क इन प्रोसेस आ गया, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस 1 मई का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया, स्टार्टेड इन मई, कंप्लीटेड इन मई, इनपुट आउटपुट है। नेक्स्ट लाइन, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, डेट जेन में रख लेंगे, बिगिनिंग की डेट क्या होगी 1 मई। Beginning work in process was 90% complete regarding direct material and 40% complete regarding conversion cost क्या होती है? उसने जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई है, उसने मटेरियल की अलग और कन्वर्जन मींस लेबर ओवरहेड्स की इकट्ठी बताई है। पीरियड के स्टार्ट तक, मई के स्टार्ट तक, ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 8000 यूनिट्स हैं, ढूंढने था पिछली लाइन में, ये मटेरियल के एंगल से 90% कंप्लीट हो गए थे और कन्वर्जन के एंगल से 40% कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट लाइन, द एंडिंग मींस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी वाज 60% कंप्लीट रिगार्डिंग डायरेक्ट मटेरियल एंड 30% कंप्लीट रिगार्डिंग लेबर ओवरहेड्स। अब ये किस चीज की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन वर्ड समझ आ जाता है? क्या मतलब स्टेज ऑफ कंप्लीशन? कितने कितने परसेंट काम हो गए, कॉस्ट कंपोनेंट्स का कितने कितने परसेंट काम हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मटेरियल के 5 लाख रुपए लगे हैं और कन्वर्जन कॉस्ट के 2 लाख रुपए लगे हैं। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज 80,000, ऐसे ही सर, कंप्राइजिंग ऑफ 70,000 मटेरियल एंड 10,000 कन्वर्जन। अपने सामने अभी एक आपने वर्किंग की है 4158 की, रजिस्टर में अभी वर्किंग थोड़ी देर पहले हुई है, 4158 निकाल के रखा हुआ। क्या 4158 में मटेरियल की अमाउंट भी है? क्या 4185 में 100% मटेरियल कॉस्ट है? और क्या उसमें 50 एंड 40% लेबर ओवरहेड कॉस्ट है? तो 4158 में मटेरियल के रुपए भी हैं और कन्वर्जन के रुपीज भी हैं, लेबर ओवरहेड्स के रुपीज भी हैं। यहाँ देखें बोर्ड पे या आपने क्वेश्चन में देखा जरा जो कर रहे हैं, 80,000 रुपया उसी तरह है जिसका 4158 है। 80,000 रुपया टोटल अमाउंट है जिसका 4158 रुपीज थे, उसके अंदर कितने कितने किस किस के रुपीज हैं वो बता रहा है। 70,000 मटेरियल है और 10,000 की कन्वर्जन कॉस्ट है। बोर्ड पे एक सेकंड देखें, क्या ये 70,000 मटेरियल, 70,000 रुपए का मटेरियल 90% मटेरियल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है सर। क्या ये 70,000 रुपए का मटेरियल जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे लगा है, it means 90% material cost incurred at the beginning up to the beginning of the period, and similarly ये 10,000 रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट है, ये कितने परसेंट कन्वर्जन कॉस्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है? 40% या रिमेनिंग 60%? कितना टोटल खर्चा आ चुका है? 80,000। 80,000 का ब्रेकअप क्या है? 70,000 और 10,000। इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? 90% मटेरियल है, 40% कन्वर्जन है, तो 70,000 रुपीज इज रिफ्लेक्टिंग 90% मटेरियल कॉस्ट, 70,000 is reflecting 90% material cost and 10,000 is reflecting 40% conversion cost। ठीक हो गया? रिक्वायरमेंट जो लिखी है वो भी समझने के लिए मैं पहले टेबल बना, पहले लेजर बना लेता हूं। रिक्वायरमेंट देखते हैं तो एक प्रोसेस अकाउंट खोला रजिस्टर में,
प्रोसेस अकाउंट, जी डाटा अरेंज करवाएंगे। एनी ब्रॉट डाउन, एनी अमाउंट ऑफ ब्रॉट डाउन बताएं। 80,000 यार कौन बता देना। 80,000 is another name of 8,000। कहानी खत्म करते हैं। What is 8,000 brought down units? What is the amount of 8,000 units? 80,000 लिखूं 70,000 लिखूं? नहीं ये क्लियर कर ले, 80 70 या 10? टोटल 80 है। हाँ इसके अंदर क्या क्या है? 70 मटेरियल है और 10,000 कन्वर्जन कॉस्ट है। ये ब्रेकअप ना इस तरह। टोटल 80 ही है यार। हाँ 80 कंप्राइजिंग ऑफ 70,000 मटेरियल एंड 10,000 कन्वर्जन। जी सर आगे। एनी इनपुट कितने? 50,000 स्टार्टिंग। एनी कॉस्ट इनकर्ड ऑन दिस इनपुट? ढूंढे ढूंढे ढूंढे। मटेरियल कितना? 5 लाख। कन्वर्जन 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 2 लाख। अब लेबर ओवरहेड्स इकट्ठे दे रहा है। Opposite side, any normal loss? Any normal loss? No percentage? Any output? 46,000। अगर हमें पता है कि प्रोसेस होगा, फिनिश गुड्स लिख रहा हूँ। आउटपुट मींस फिनिश गुड्स कितने? 46,000। Any in process? Any in process at the end of the period? 12,000। लेजर बैलेंस करें। लेजर बैलेंस करें। लेजर बैलेंस करें। हो गया बैलेंस? बैलेंस होने का मीनिंग बताएं। ना एक्सपेक्टेड था ना ही कोई एक्चुअल था। ना एक्सपेक्टेड था ना ही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। इकट्ठे हो जाए। हाँ जी एक मिनट मेरे साथ है। जर्नलिस्ट प्लीज जरा बता देंगे इकट्ठे हो गए। जी सर अब ये लेजर जरा अकाउंटेंट बन के गौर से देखें। क्या हम उस स्टेज पे आ गए हैं जिस स्टेज पे पर यूनिट वर्किंग होती है? अच्छा वो टेबल जो मैंने बताया ना आपको, इक्वल यूनिट्स टेबल, वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसको एक सेकंड फिर जहन से निकाल दो। पहले लॉजिकली क्लियर करें। टेबल बनाना तो कोई इशू नहीं है, तो टेबल इज नॉट अ साइंस। असल में कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्या हम उस स्टेज पे आ गए हैं जिस स्टेज पे पर यूनिट कैलकुलेट हो जाता है? अभी करना आपने कुछ नहीं है, आपने मुझे जरा सजेशन देनी है, सजेशंस देनी है। मैं पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ कॉस्ट एलोकेट होनी है जरा बता दो। फिनिश गुड्स पे और क्लोजिंग पे, क्रेडिट साइड के यूनिट्स पे कॉस्ट एलोकेट होनी है। उसके लिए मैं पर यूनिट निकालने लगा। हेल्प मी, फिगर्स बोलो।
सर जी बोलेंगे तो पता चलेगा नहीं। अगर आप नहीं बोलते मैं लिख लेता हूँ 8000 जमा 50,000। नहीं अगर इतना ही बड़ा मसला था मैंने कहा मैं हल कर देता हूँ। प्लीज स्टार्ट लें सर। बिस्मिल्लाह पढ़े आप शुरू करें। 80,000 चले ठीक। 80,000 है क्या? ओपनिंग है, ओपनिंग है, ठीक है। आगे 5 लाख प्लस 2 लाख। ये 5 लाख प्लस 2 लाख से 7 लाख इस पीरियड का खर्चा आ जाएगा। तो क्या रेट कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग भी लूं? नहीं ओपनिंग लूं? क्या वेटेड एवरेज से वर्किंग करवा रहे हैं? क्या रेट कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कंसीडर होता है? पिछले पेज पे चले जाए जो भी किए। क्या रेट कैलकुलेट करते हुए ओपनिंग अमाउंट लेते हैं? कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं? कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं? देखिए देखिए सर जी और से देखें, और से देखें अभी ये आप क्या फाइफो में भी रेट आया है कहीं ना कहीं आया है, कहीं ना कहीं आया है, वहां आया है। जब 8,000 आपने मैयर किया है वहां भी आया है, जब नीचे अदरवाइज भी मैयर किया है तो तब भी आया है। लेकिन वो रेट कैसे आया है? क्या सिर्फ फॉर द ईयर की बेस पे आया है? 84 लाख डिवाइड बाय 70,000 ये कब आया है? जब फाइफो है। नीचे जाएं, क्या 84 लाख रुपए में 10 लाख भी जमा हुआ है? सर जी 10 लाख भी जमा हुआ है। और अगर 10 लाख जमा हुआ है तो क्या बेस में 10,000 यूनिट भी आए हैं? तो वो कब आए हैं और वो कब आया है? तो ओपनिंग कब आता है कब नहीं आता है? फाइफो में नहीं आता है, वेटेड एवरेज में आता है। रेट की कैलकुलेशन में वेटेड एवरेज अगर हो तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी आते हैं और ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट भी आती है। लेकिन अगर फाइफो से आप वर्किंग कर रहे हैं तो पर यूनिट की कैलकुलेशन में ओपनिंग का इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो क्या वंस अगेन यहाँ अब हमें पहले फैसला करना पड़ेगा कि ये सवाल फाइफो से होना है या वेटेड एवरेज से होना है। अगर वेटेड एवरेज से होना है तो ओपनिंग अमाउंट भी लेनी है और देयरफॉर ओपनिंग यूनिट्स भी लेने हैं। और अगर वेटेड एवरेज की बजाय फाइफो से करना है तो फिर ना ओपनिंग अमाउंट लेनी है और ना ही फिर ओपनिंग यूनिट्स लेने हैं। क्या हमें यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा कि फाइफो से करें या वेटेड एवरेज से? एक डिसीजन कब होता है? जब ओपनिंग हो या ना हो। अगर ओपनिंग हो तो फिर पहले अपने क्वेश्चन में ढूंढना है कि फाइफो से करें या वेटेड एवरेज से। हमने क्योंकि दोनों तरीकों से करना है तो पहले हेडिंग लिखे फाइफो। फाइफो वेटेड एवरेज की जरूरत कब पड़ती है? जब ओपनिंग स्टॉक्स हो। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? पर यूनिट की वर्किंग करो। अब किस मेथड को जहन से निकाल दें प्लीज, किसको निकाल दें किसको ले आए? वेटेड एवरेज निकाल दें, फाइफो से मिला जी हिम्मत। 80,000 रेट की कैलकुलेशन से बाहर चला गया। कौन सी अमाउंट रेलिवेंट रह गई? 5 लाख प्लस 2 लाख। क्या ये 5 लाख प्लस 2 लाख करंट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? सॉरी करंट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अभी प्लीज ना लिखें सर, प्लीज पहले मसले समझे जरा। मैंने ओपनिंग क्यों हटाया तो पहले ये क्लियर करें। अगर वेटेड एवरेज से करवा रहे होते आप तो मुझे ओपनिंग भी बताते और फिर आपने बिल्कुल ठीक बात की है, वो जो आप 10% समथिंग कह रहे थे वो भी होता। अभी ओपनिंग बहस से बाहर हो गया क्योंकि फाइफो ही से हो रहा है, वेटेड एवरेज हो ही नहीं रहा। अब मुझे अपने 5 लाख और 2 लाख और एक सेकंड क्रेडिट साइड देखें, नॉर्मल लॉस नहीं है, देयरफॉर उसकी रिकवरी वैल्यू की बहस खत्म हो गई। सारी बहस खत्म हो गई सर। खर्चा मैंने फॉर द ईयर का लिख लिया। अब मुझे इस 5 लाख और 2 लाख की जो फिगर्स आ गई हैं इसकी बेस बनवानी है, इसकी बेस बनवानी है 46,000। क्या 46,000 यूनिट्स की सारी कॉस्ट इस 5 लाख और 2 लाख में है?
ना सर, ऐसे नहीं है। एक सेकंड दोबारा लेजर पे आ जाएं और बोर्ड पे देखें। सब छोड़ दें, सब वैसे छोड़ दें, गेम ओवर हो जानी है, और अगर समझ गए तो यही खत्म हो जानी है। 46,000 यूनिट्स बने हैं और 12,000 यूनिट्स इन प्रोसेस है। एक सेकंड के लिए आप फाइफो भी जेन से निकाल दें और वेटेड एवरेज भी जेन से निकाल दें। फैक्ट्री आपकी है, सपोज फैक्ट्री आपकी है, अकाउंटिंग आपको नहीं आती, जरूरत भी नहीं है। अगर फैक्ट्री हमारी है तो अकाउंटेंट रख लेंगे, लेकिन अकाउंटेंट रखने से 1 मिनट पहले लेजर देखें कितने यूनिट्स बन रहे थे, पीरियड के स्टार्ट में कितने यूनिट्स बन रहे थे। 8,000 बन रहे थे। क्या अगर आपको फाइफो वेटेड एवरेज नहीं भी पता तो आपने सबसे पहले 8,000 यूनिट्स ही को कंप्लीट किया होगा। और जाने दें, अगर आपको पता ही नहीं फाइफो तो आपने कैसे कंप्लीट किया होगा? आपने ऐसे ही किया होगा। जो बन रहे थे क्या उनको छोड़ के नए बनाने शुरू कर दिए होंगे? अगर एग्जामिनर के तो हो सकता है, मान लेंगे, मजबूरी है हमारी। लेकिन मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन के जो बन रहे थे पहले उन्हें बना लेंगे। हाँ, फिर जो और स्टार्ट किए हो सकता है उनमें से कुछ कंप्लीट हो गए हो, कुछ बच गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फाइफो मेथड से वर्किंग कर रहे हैं, वो बात की बहस है। मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन 46,000 ढूंढना था। क्या 46,000 में पहले 8,000 आए होंगे? कहां से? नहीं, पिछले साल से तो आगे ओपनिंग से आए होंगे, ओपनिंग से कंप्लीट हुए, लेकिन टोटल तो 46,000 पूरे हुए हैं। 46,000 में से 8,000 माइनस करें, 38,000 यूनिट्स क्या और कंप्लीट हुए हैं? क्या ये स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड हैं? क्या इसी पीरियड में स्टार्ट होके कंप्लीट हुए हैं? किस में से कंप्लीट हुए हैं? 50,000 में से। 50,000 यूनिट्स में से 38,000 यूनिट्स लगता है इसी पीरियड में स्टार्ट होके एंड भी हो गए हैं। लेकिन 50,000 में से 38,000 में जो डिफरेंस आ रहा है वो किधर पड़े हैं? 12,000 अभी बन रहे हैं। दोबारा रिपीट कर लें, कितने यूनिट्स बन रहे थे? सबसे पहले वो कंप्लीट हुए होंगे 46,000 में। 46,000 में बैलेंसिंग फिगर 38,000 यूनिट्स की बनती है। कहां से बनी होगी? इनपुट से। और इनपुट में से रिमेनिंग 12,000 कहां पड़े हुए हैं? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में पड़े। अब ठीक हो गया यहाँ तक? तो व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ द आउटपुट? 8,000 कहां से? ओपनिंग से, और 38,000 इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हुआ। अब ठीक है यहाँ तक? आप भी काइंडली ब्रेकअप बनाया अपने लेजर में। यार ये भी तो हो सकता है कि ओपनिंग वाले भी बन रहे हैं, एग्जामिनर के तो हो सकता है। एग्जामिनर के नहीं बने ना, 8,000 वही बन रहे हैं और बाकी 4,000 यहाँ से बने, हम मान लेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर ना कहे तो पहले क्या होगा, फिर क्या होगा? पहले ओपनिंग ही कंप्लीट होंगे और उसके बाद इस पीरियड से शुरू होंगे। उसमें से कुछ कंप्लीट हो सकते हैं, कुछ इन प्रोसेस हो सकते हैं। अब ये ब्रेकअप समझ आ गया 8,000 और 38,000 का। अब इसको ब्रेकअप को ज़हन में रखे दोबारा देखें, आप मुझे बेस बनवा रहे थे। कंसंट्रेशन का लेवल प्लीज बढ़ाना है, इस तरह बात बिल्कुल नहीं बननी है। ना डिस्टर्ब करें और ना काइंडली हो, प्लीज गौर से चीजें देखें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आपको पता नहीं है, मैं सिर्फ आइडिया देना चाहता हूँ, डिसीजन आप लें। 5 लाख 2 लाख किस पीरियड का खर्चा है? किस पीरियड का खर्चा है? किस पीरियड का खर्चा है? करंट पीरियड का खर्चा है। इसकी आपने मेरे बेस बनानी है। बेस बनवाने का मतलब ये होता है कि ये खर्चा किन यूनिट्स पे आया है। सही बोल रहा हूँ? तो 5 लाख 2 लाख ध्यान में रख लें और बेस बनवाएं। 46,000 46,000 46,000 46,000 के ब्रेकअप में जाएं जो आपने लेजर में बनाया। 8,000 8,000 8,000 8,000 सामने रखें, सवाल सामने रख लें, सवाल साथ रख लें। क्या 8,000 पे 8,000 यूनिट्स पे 100% मटेरियल यहीं से लगा है? क्या 90% मटेरियल पहले लग गया था? क्या सारा मटेरियल हमारे पीरियड में लगा है? क्या 90
पिछले पीरियड तक लग गया था, क्या हमारे इस पीरियड में फर्दर 10% लगा होगा? तो बेस में 46,000 से गेम नहीं बन सकती। 46,000 के ब्रेकअप की तरफ जाएं, का सारा या उसका भी 10%, और जाने दें यार 90%। लेजर देखें, लेजर देखी जाए, लेजर देखी जाए, 80,000 रुपया ढूंढे, डेबिट साइड पे 80,000 रुपया ढूंढे, उस 80,000 के ब्रेकअप की तरफ जाएं, 70,000 रुपया ढूंढे, क्या 70,000 रुपया इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग 90% कॉस्ट? कहाँ लिखा 90%? बुक में लिखा है, बुक में लिखा है, बुक में लिखा है। तो क्या फर्दर 10% खर्चा हुआ होगा या 100% हुआ होगा? 90 कब तक हो गया था? तो इस 5 लाख में, इस 5 लाख के अंदर इन 8,000 यूनिट्स का सिर्फ 10% खर्चा होगा। देयरफॉर बेस में 8,000 इंटू 10% होना चाहिए। मत लिखें, मत लिखें, मैंने यूं कर देना है और आपको सफा फाड़ना पड़ना है। प्लीज ऐसे ना करें, ऐसे करें। दोबारा रिपीट कर दें, कहां से फिगर्स उठाएंगे मैंने? बेटा करें, आपके लिए है। अगर आप अपने इन जज्बात पे कंट्रोल करें ना कि ये मैं फटाफट देख के लिख लूं, तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। मैं बेस बना रहा हूं, 5 लाख की बेस डिस्कस कर रहा हूं, 8,000 लूं। अच्छा, ये 8,000 मैंने कहाँ देख के ढूंढे हैं? किसी को पता? नहीं, मैंने नहीं ओपनिंग देखा, बिल्कुल ये मेरे पे इल्जाम है। मैं क्रेडिट साइड पे 8,000 ब्रेकअप देखा। कॉस्ट एलोकेट किधर होनी है? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। हाँ ठीक है, उसका एक ब्रेकअप करना पड़ा हमें, तो मैंने क्रेडिट साइड पे जो 46,000 का ब्रेकअप किया है, वहां से 8,000 ढूंढा, और देन मैंने सवाल देखा। सवाल में मुझे लिखा नजर आया कि 90% मटेरियल लग चुका था। देयरफॉर मैंने मल्टीप्लाइड बाय 10% किया है, बाकी 10 हमारे इस पीरियड में लगा होगा। यहाँ तक डन है प्लीज? डन है सर? थोड़ा और आगे बढ़े, क्रेडिट साइड देख के 38,000 शुरू करें। क्या इस 5 लाख की बेस में 38,000 यूनिट सारे आएंगे? और जाने दें यार, क्या ये स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड और एंडेड ड्यूरिंग द पीरियड है? क्या इसका सारा मटेरियल का खर्चा इसी 5 लाख के अंदर है? तो 38,000 पे कोई एतराज? और आगे बढ़े क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं? तो बेस में आ गए 12,000। 12,000 पूरे ही आना है यार। 12,000, 12,000। सवाल, सवाल, 12,000 पे कितने परसेंट मटेरियल लगा है? तो 40% आएगा। 40% आएगा यार, कब? तो यार रिमेनिंग लिखवाया पहले। ओपनिंग पे रिमेनिंग आया होगा, ओपनिंग वाले पे रिमेनिंग आया होगा, और क्लोजिंग वाले पे इस पीरियड वाला आया होगा। रिमेनिंग तो अगले पीरियड में आना है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं सर? 60%। किसकी बेस कंप्लीट हो गई? कितने रुपयों की बेस कंप्लीट हो गई? 5 लाख की। अब किसकी बेस शुरू हो गई? कन्वर्जन की, लेबर रेट्स की इकट्ठी। अब यहाँ रुक के डिसीजन भी ले सकते हैं। क्या मैं इकट्ठा पर यूनिट निकालूं? निकाल लूं यार, निकाल लेते निकाल लेते हैं। ये 2 लाख देखें, 2 लाख की बेस में भी 8,000 इंटू 10% आना है। 2 लाख की बेस में भी 8,000 इंटू 10% आना है। 8,000 इंटू 40% नहीं, 60% आना है। 38,000 एज इट इज आना है, एज इट इज आना है, लेकिन जमा 12,000 का 30% आना है। तो क्या अलग अलग पर यूनिट निकालूं? नहीं, टेबल तो बड़ा, टेबल इज नॉट एन इशू, टेबल इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। क्या पर यूनिट मटेरियल का अलग कैलकुलेट करूं और पर यूनिट कन्वर्जन अलग कैलकुलेट करूं, या इकट्ठा कर दूं? रीजन बतानी है आपने, अच्छी सी रीजन। अगर नहीं याद आती तो रजिस्टर का पिछला पेज जाए। क्या वही रीजन तो नहीं जो कल हुई थी?
वही रीजन ढूंढे हल्का सा जो क्रॉस लगाया हुआ। क्या बेस ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स इज डिफरेंस है? यहाँ कॉस्ट कंपोनेंट के नाम बोले, मटेरियल एंड कन्वर्जन ओनली, लेबर ओवरहेड्स इकट्ठा दिया हुआ है, कन्वर्जन ओनली, मटेरियल कन्वर्जन दो कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, उनकी बेस डिफरेंट है, देयरफॉर ऐसे नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? ना अलग अलग का मतलब मटेरियल पर यूनिट अलग होगा। हाँ, किसको इकट्ठा किया जा सकता है? कन्वर्जन पर यूनिट इकट्ठा क्यों किया जा सकता है आपको पता है? क्योंकि कन्वर्जन मींस लेबर ओवरहेड्स की बेस उसने, लेबर ओवरहेड्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसने सेम बताई हुई। अगर लेबर की और होती, फैक्ट्री ओवरहेड्स की और होती, तो मैं कितने करता? तीन कौन कौन से हो जाते? तो वो संडे से बारह लिखने की जरूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा लिख के जरा दोबारा ज़हन में ले आए कि ये नहीं हो सकता और क्या हो सकता है, उस पर सारे इकट्ठे। तो चीजें सही पहले समझ लें, बाकी कोई इशू नहीं है। ये गेम बस ऐसे ही है कि पहले इससे समझ लिया जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ चल रहे। शुक्र है सुकून हुआ, इतना शोर। अक्सर आपको ये चीजें सुनते ऐसे महसूस होगा सर फट जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिस्टोरिकली कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है। पिछले 10-12 सालों से मैं देख रहा हूँ, हुआ कभी नहीं, लेकिन खुदा ना खास अगर हो गया तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन उम्मीद बहरहाल यही है कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, लगता है सही है। बचत इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगी। जी सर, जी लहदा वर्किंग करवा दें, लहदा फिगर से बोल दो। अगर रिकवरी वैल्यू होती तो कहाँ से माइनस कर देते? बोल दें यार क्या हो गए। फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट मींस मटेरियल, वंस अगेन बेस बनवाए, बना दे बेस बनवा दे। नहीं 46 पे 46 लिख दे। 8000 इंटू जमा 38,000 जमा 12,000 इंटू 60%। बेस फाइनल है सर, कन्वर्जन की बनाए। कन्वर्जन 8,000 इंटू 60% फाइनल है, प्लस 38,000 प्लस 12,000 इंटू 30%। क्लोजिंग की परसेंटेज जो गिवन है वो ले रहे हैं, ओपनिंग की परसेंटेज उलट करके ले रहे हैं। सबको पता है क्या कर रहे हैं? ओपनिंग का रिमेनिंग काम हमारे पीरियड में हुआ होगा और क्लोजिंग का जो इस पीरियड में हुआ है वो हमारे पीरियड में हुआ होगा। ये लास्ट टाइम में से कोई पर यूनिट लिखवा दें। शुक्र है मैं लास्ट लाइन में नहीं हूँ, जो है वही मुकर गया। चलो कैलकुलेटर ही बैग में रह गया। हाँ राउंड ऑफ करना पड़ रहा है मेरे ख्याल, करना पड़ रहा है सर, 2 यूनिट इस पे राउंड ऑफ करना। 4.31 पूरा आ रहा है, राउंड ऑफ करना पड़ रहा है। 87 जी सर, टोटल करें। टोटल 15.18।
15.18। एनी कंफ्यूजन? परसेंटेजेस दोबारा देख लें, एक दफा रिवाइज कर लें, कोई कंफ्यूजन? मटेरियल की बेस में आपने 8000 इंटू 10% क्यों लिखा? 8000 इंटू 90% यूनिट्स की कॉस्ट कहाँ है और कितनी है? 8000 इंटू 90% की कॉस्ट कहाँ है और कितनी है? 80,000 में है और 70,000। कन्वर्जन की बेस देखें, 8000 इंटू 60% आपने लिखा है, इंटू 40% कहाँ है? ओपनिंग में है और 10,000। बाकी काम हमारे पीरियड में हुआ है। ये कंफर्म है कि 8000 जो ओपनिंग में यूनिट्स है अब वो कंप्लीट हो गए हैं? हमें क्या पता, हमें पता है ऊपर लेजर देखें जरा, टोटल कितने कंप्लीट हुए हैं? तो पहले कौन से कंप्लीट हुए होंगे? तो 8000 अब कंप्लीट है, कब? इन प्रोसेस से पीरियड के स्टार्ट पे। तो 90 और 40% रिस्पेक्टिवली खर्चा हो गया था, बाकी 10% और 60% और हुआ होगा। डन है? देन सर चले अब यहाँ से ऑनवर्ड्स मेरा ख्याल है टेबल एक बनना है, हेडिंग लिखना था। ये जो हमने वंस अगेन परसेंटेज बनाई है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को जरा प्रेजेंट करके हमने देनी है टेबल में। उस टेबल का जरा नाम ढूंढने कहीं। इस टेबल में कितने कॉलम होते हैं? नहीं 3 नहीं होते, 2 होते हैं, 4 होते हैं, इंशाल्लाह कितने होते हैं कल दोबारा बहस चलते रहेगा। नहीं ठीक है, मतलब कल से इंशाल्लाह। अच्छा घर के लिए आज कोई नया काम इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम बात एंड तक पहुंचा नहीं सके। आप लोग इस तरह करें, जॉइंट बाय प्रोडक्ट ही रिवाइज करने से वेले रह के क्या करना है। एक क्वेश्चन लिखे, पेज नंबर 33 है मेरा ख्याल है, मैंने सुबह बताया था, ढूंढिएगा पेज नंबर 33। एक ऑशियानिक जरा इंडिविजुअली ट्राई करके देखें जरा, बोल तो नहीं क्या कहीं? नहीं जरा रिवाइज हो जाएगा, तो ऐसी टाइम वेस्ट करने की बजाय जरा पेज नंबर 33 एक ही क्वेश्चन उसमें ऑशियानिक इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बाद में देखिएगा जहाँ मिस्टेक्स हो वो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स का? अल्लाह हाफिज़।